हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में जितना कहें उतना कम है। जैसा कि शुरू में ही बता दिया गया था कि जब इस गाड़ी का एग्जांपल हमने लिया था, आई विल रिपीट वंस ओनली बिकॉज दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इंजन के बारे में हमने कहा था कि जब गाड़ी खरीदने जाएंगे तो पॉकेट देखेंगे, पॉकेट के बाद में कुछ मेन चीजें हैं जो हम सब देखते ही देखते हैं। उसमें सबसे पहले था इंजन यानी स्ट्रेंथ क्या है, माइलेज की बात की थी यानी कितने लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, तो एंड्योरेंस हमारी भी वही कैपेसिटी है, कितनी एनर्जी यूज कर सकते हैं हम कितनी देर तक। स्पीड था ही। सस्पेंशन यानी रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड है कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन क्या है? किसी भी काम को अच्छे तरीके से जब हम कर पाते हैं वो कोऑर्डिनेशन की एक बहुत अच्छी पहचान होती है। तो कोऑर्डिनेशन है क्या? अगर हम चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन, अगर हमने कोई अच्छा काम कर लिया है यानी आर्ट अच्छी बना ली है कोऑर्डिनेशन, अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन विद द फिंगर्स एंड आईज ऑफ द ब्रेन का कनेक्शन है आंखों और उंगलियों के साथ, दैट इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन। ऐसे बहुत से मूवमेंट हैं, बहुत से क्या, मोर देन 90% मूवमेंट्स आर देयर वेयर वी आर यूजिंग द कोऑर्डिनेशन। जैसा कि शुरू में ही बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये बेकार है। तो चलते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और स्मूथ यानी बिना किसी रुकावट के, जब किसी काम के बॉडी के सारे पार्ट मींस डिफरेंट पार्ट, अलग अलग तरह के पार्ट। जैसे अगर बात करें कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे इस हाथ को इधर घुमाना है और इस हाथ को इधर घुमाना है यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा फ्लुएंट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम करके देख सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए कहा गया यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक 1 2 1 2 दिस वन 1 2, अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जाना। एक हाथ से अगर मैं लिख रहा हूं तो दूसरे हाथ से किसी चीज को पकड़ना, लाइक अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इस हाथ को ऐसे चलाना, लाइक मैं मनीष लिख रहा हूं तो दिस इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन। इस हाथ को अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो इसको नीचे लाना आसान है, लेकिन अगर इस हाथ को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं और इसे घुमा रहा हूं तो ये कोऑर्डिनेशन है, दैट इज स्मूथ। ये ऐसे नहीं कर रहा इसके साथ, दिस इज गोइंग अप एंड डाउन। So these all are related to the coordination, means different part of the body together and smoothly and efficiently. आगे चलते हैं। coordination ability are understood as an externally visible manifestation, यानी manifestation means दिखावा होता है, प्रदर्शन करना, and the control and regulation process of the motor activity of the central nervous system. जब हमने स्पीड को पढ़ा था तो स्पीड में हमने जाना था कि स्पीड में एक रिएक्शन एबिलिटी या स्पीड को जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि स्पीड इज प्रॉपरली डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। इसे हम CNS भी कहते हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं बॉडी में, CNS और PNS। CNS इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, जो 11th का चैप्टर नंबर 8 है। मैं बार बार उसी का रेफरेंस देता हूं क्योंकि ये सारी चीजें उसी चैप्टर से कोरिलेट करती हैं। आगे चलते हैं तो हमने देखा कि एक्सटर्नली विजिबल बाहर से दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं ऑफ द कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस, उन पे कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है मोटर एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितनी भी मोटर एक्टिविटी हो रही है थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Now types of coordination, there are 7 types of coordinations are there. Orientation ability, coupling, reaction, balance, rhyme, adaptation and differentiation abilities. These are the total abilities that related to the coordination. वैसे तो coordination हर चीज में चाहिए, but these are the type of the coordination जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उनमें भी
अब इस चीज को अगर हम देखें तो दैट लेडी शी इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। अगर इस इमेज में हम ढंग से समझना चाहें तो हमें देखने को मिलेगा, अगर वो बॉल को कैच करने की कोशिश कर रही हैं तो शी इज ट्राइंग टू एडजस्ट हर सेल्फ, अपने आप को एडजस्ट भी करना है, बॉल कहां आ रही है ये भी देखना है, एयर के अंदर ऑब्जेक्ट की टाइमिंग और ऑब्जेक्ट का प्लेस फाइंड आउट करने वाली एबिलिटी को क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओरिएंटेशन एबिलिटी इज एन एबिलिटी टू रियलाइज पोजीशन ऑफ द बॉडी, टू रियलाइज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये एबिलिटी है इस तरह की, क्या? रियलाइज द पोजीशन ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट इन स्पेस एंड टाइम। उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, लाइक बॉल है तो बॉल किस तरह से आ रही है, मैं उसे कैसे पकड़ पाऊंगा। ऐसा बहुत बार आपके बॉयज तो खेलते रहते हैं, उनके साथ हुआ होगा, बॉल पकड़ने के लिए आगे गए और बॉल पीछे गिर गई। हम बॉल पकड़ने के लिए पीछे जा रहे हैं, बॉल आगे गिर गई। अगर ओरिएंटेशन एबिलिटी अच्छी है तो वी विल कैच द बॉल। छोटे बच्चे की तरफ आप बॉल फेंके, उसकी ओरिएंटेशन एबिलिटी अच्छी नहीं है, वो उसे पकड़ नहीं पाता, उसके मुंह पे लग जाती है, साइड से निकल जाती है, एंड समटाइम ही कैच। सो दैट इज ओरिएंटेशन एबिलिटी। आगे चलते हैं, दैट इज कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी की बात करें तो कपल यानी कपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं ना, थोड़ा सा जोड़ा, कपल का मतलब होता है जोड़ा। द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट यानी दो या दो से ज्यादा मूवमेंट को कंबाइन करना ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी पार्ट से, फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट, फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के जो कॉम्बिनेशन करते हैं हम मूवमेंट के, लाइक बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि अगर मैंने कहा कि मेरा हाथ, मेरा पैर यहां पे ऐसे चलेगा और मेरा हाथ ऐसे चलेगा, दिस वन, माई नी इज रोटेटिंग, माई हैंड इज अप एंड डाउन, आप भी करके देख सकते हैं और भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एबिलिटी हैं, लाइक नोज, ईयर और हैंड्स का मूवमेंट करते हैं। अगर हम इस तरह से हैं और हमने ये किया, दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप भी करके देख सकते हैं, करके देखेंगे तो पता चलेगा। एग्जैक्टली दिस इज कपलिंग एबिलिटी, यानी कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हालांकि कोऑर्डिनेशन यही है, बट ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम दो मूवमेंट दो बॉडी पार्ट के साथ करते हैं। द डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी के बारे में हमने स्पीड में पढ़ा था, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली टू एनी एक्शन और सिग्नल। उसमें भी हमने एनी को हाईलाइट किया था और यहां पे भी हमने एनी को हाईलाइट किया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एनी। एनी रिएक्शन एबिलिटी दो तरह की होती है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो तरह की होती है। सिंपल में सिग्नल का पता होता है और कॉम्प्लेक्स में सिग्नल का पता नहीं होता है। इसमें एग्जांपल लिया गया था एक बाइक का। मैं अगर बाइक पे जा रहा हूं, आगे से एकदम से कोई डॉग या कोई इस तरह का एनिमल आ जाता है सड़क के ऊपर एकदम से, तो अगर मेरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी अच्छी है, देन आई कैन टेक ब्रेक एंड आई कैन सेव माई सेल्फ, अदरवाइज आई विल मीट एन एक्सीडेंट. I will meet an accident. So this is the total we have discussed in the speed topic. So you can go on that topic and you can listen that carefully. This is balance ability. Balance ability की अगर बात करें तो the ability to maintain balance during the complete body movement. Highlighted word को ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि maintain balance, balance को maintain तो करना है during the कंप्लीट बॉडी मूवमेंट, जब बॉडी का पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा हो, एंड रीगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर द बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट. बारिश आ गई, जा रहे हैं, एकदम से पैर फिसल गया, एंड इफ वी आर बैलेंसिंग आवर सेल्फ, वी आर हैविंग अ गुड बैलेंस एबिलिटी. अल्टीमेटली दे वांट टू से मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट एंड regain balance quickly after the balance disturbing movement. जो भी मूवमेंट हमें डिस्टर्ब करे, उसकी डिस्टर्बेंसी को हटा करके अगर हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, दैट विल बी द बैलेंस एबिलिटी. दिस इज राइम एबिलिटी.
इस इमेज में आपको समझ आ रहा होगा, आई थिंक सो, कि इसमें आइस स्केटिंग का एग्जांपल लिया गया है। फिगर स्केटिंग है ये, एग्जैक्टली नॉट आइस, दिस इज फिगर स्केटिंग। रोलर स्केटिंग में भी ऐसा होता है, दैट इज माई गेम। सो एबिलिटी किस तरह से है कि राइम यानी म्यूजिक, बीट्स, एंड दे आर ट्राइंग टू डांस ऑन द आइस, ऑन द स्केट, ऑन द ब्लेड, इसे आइस स्केट बोलते हैं, ब्लेड वाले होते हैं, इनके नीचे ब्लेड होता है, एंड दे आर डांसिंग विद द बीट्स। तो उस बीट के साथ जो भी रिदम बनता है उसी को क्या कहते हैं, राइम एबिलिटी। द एबिलिटी टू रिसीव और परसीव राइम ऑफ अ मूवमेंट एंड टू डू द मूवमेंट विद द रिक्वायर्ड रिदम। जो भी रिदम है उसके साथ जो भी, जैसे डांस करते हैं, दैट इज ऑल्सो द राइमिक एबिलिटी। राइम यानी एक रिदम के साथ अपने आप को ढालना, अपने आप की एक्टिविटी को मूवमेंट करना, दैट इज राइमिक एबिलिटी। नेक्स्ट, दैट इज अडेप्टेशन एबिलिटी। अडेप्टेशन एबिलिटी में हम कुछ चीजें देखेंगे जो बहुत जरूरी हैं, जैसे दिखने वाले आपने देखा, तो इसमें देखना ही है। एंटिसिपेट का मतलब होता है दिखने वाले, जो चीजें दिखती हों, लाइक द एबिलिटी टू चेंज, द एबिलिटी टू चेंज और एडजस्ट मूवमेंट effectively on the basis of the changes and anticipated changes। वो चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगा इन द सिचुएशन के अकॉर्डिंग। द एबिलिटी टू चेंज, ध्यान रखेंगे एडेप्टेशन एबिलिटी में दिखने वाले चेंजेस की बात है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी में सिग्नल नोन नहीं था, पता ही नहीं था क्या होने वाला है। तो चेंज और एडजस्ट मूवमेंट इफेक्टिवली, जो भी चेंज हुआ हमने उसके साथ मूवमेंट किया, बड़े इफेक्टिवली किया, ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस, उस चेंज के हिसाब से, एंड एंटिसिपेटेड चेंज इन द सिचुएशन। अडेप्टेशन के बाद हम चलते हैं अडेप्टेशन एबिलिटी पे। छोटी सी बात और मैं जरूर करना चाहूंगा। अभी जैसे पहले हमें क्लासरूम्स में पढ़ने की आदत थी, तो हम क्लासरूम में फिजिकली बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते थे, लेकिन अब हमने अपने आप को अडॉप्ट किया, अडेप्टेशन एबिलिटी। अडेप्ट किया कैसे? अब हम ऑनलाइन पढ़ना सीख गए, अब हम यूट्यूब से भी देख लेते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द अडेप्टेशन एबिलिटी। और अडेप्ट करना यानी किसी भी चीज को सीख जाना, अपने आप को उसकी तरह से ढाल लेना, जैसा देश वैसा भेष। नाउ दिस इज डिफरेंशिएशन एबिलिटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डिफरेंशिएशन यानी जो चीजों को डिफरेंट करे, अलग अलग करे। द एबिलिटी टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी ऑफ separate body movement and movement phases in a motor action। डिफरेंट करने वाली एबिलिटी को डिफरेंशिएशन एबिलिटी कहा जाता है। इसमें होता क्या है? अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी पैसे वाली बात नहीं है, इकोनॉमी यानी एक्यूरेसी की बात है तो बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी की बात हो रही है। ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट, एक एक बॉडी मूवमेंट। अगर अब हमने लिखना सीखा और हमारी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर, means these three fingers, that is the separate body movement। and phase in motor action, जब भी कोई मोटर एक्शन हम करते हैं, मोटर एक्शन के बारे में भी आपको बताया था, पढ़ा था। नेक्स्ट, analysis time to check what we have learned today in this lecture। so if you want to learn, then ready with the notebook and pen। so let us move towards the question answers। first question, the range of motion is available in joint is called। क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर से इसीलिए लिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आपको याद रहे, आप समझ सके कि पीछे वाले लेक्चर से मुझे कितनी चीजें याद रहती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज मेनली डिपेंड ऑन द CNS। ऐसी क्या चीज है जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, डैश ऑफ एन इंडिविजुअल विच enable individual to do various related activities properly as well as efficiently। ध्यान से पढ़ेंगे। efficiently, enable individual को enable करता है to do various related activities properly। question number 4, dash is the ability to determine the position of the body and its part in time and space in relation to gravity, moving objects, relation to the gravity, think what it is। question number 5 are accuracy, rhyme, flow and consistency and
constancy depends on our which ability? So dear friends, if you have given the answers, it means you are having a good IQ. If you did not give the answer, then listen the lecture again and try to give the answer of these questions. इनको समझ के हम अच्छे से अगर आंसर दे पाएंगे तो that will be good. Let us move towards the answers. Flexibility होगा फर्स्ट का आंसर. सेकेंड वन will be the coordinative ability. CNS डिपेंड करता है, CNS के ऊपर डिपेंड करती है. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ही है जिसके थ्रू हम किसी काम को प्रॉपरली इफेक्टिवली कर पाते हैं, एफिशिएंटली ऑल्सो. ओरिएंटेशन एबिलिटी है जिसे हम हवा में ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं. और एक्यूरेसी, राइम एंड फ्लो, दीज ऑल्सो आर डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. एक्यूरेसी जैसा कि शुरू में बताया गया था जब कार का एग्जांपल लिया था, एक्यूरेसी, कॉन्स्टेंसी एंड फ्लो, ये सारी चीजें स्मूथनेस की तरफ थी. क्वेश्चन नंबर 6, कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड. कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? आंसर यू हैव टू राइट. क्वेश्चन नंबर 7, मूवमेंट विद द राइम इज कॉल्ड. राइम के साथ किया गया मूवमेंट कौन सी एबिलिटी कहलाती है? रीगेन द बैलेंस आफ्टर बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 9, डैश चेंज और एडजस्ट मूवमेंट एफिशिएंटली, इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंज एंड एंटिसिपेटेड चेंज इन द सिचुएशन. एंटिसिपेटेड का आपको देखते याद आ गया होगा, सो नहीं याद आया तो अभी आंसर देख लेंगे. डैश एबिलिटी टू अचीव a high degree of accuracy and economy of separate body movement. So let us go towards the answers. And the coupling ability will be the answer for the first, and movement ability, that is rhymic ability, balance, adaptation ability, and last one is the differentiation ability. So dear students, hope you like the lecture. If you like, then what you have to do? यस, बिकॉज इसके बिना आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे नहीं, और नोटिफिकेशन मिलेंगे नहीं तो आप मेरी गलतियां बताएंगे कैसे? जितनी भी गलतियां मुझे होती हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट आई कैन लर्न, बिकॉज आई एम अ लर्नर. एंड यू, इफ यू ऑल्सो वांट टू बी लर्नर, देन यू हैव टू डू दिस. एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे. और जितना भी हमारा प्रोसेस होगा वो सारा इसी तरह से होगा. एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे, उसमें उनकी डेफिनेशंस होंगी, किस तरह से लिखे जाएंगे, जिससे कि आपको 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने में भी ट्रबल ना हो. सबकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इसी के साथ गुड बाय, सलाम, नमस्ते, सी यू.